हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किया था मैकेनिक्स का, जिसमें कि हमने देखा था रिजिड बॉडी और इंटरनल इफेक्ट्स, एक्सटर्नल इफेक्ट्स, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। तो अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, इसके आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फोर्स। तो आप सबको इसके बारे में तो पता ही होगा, हमने छोटी क्लास में से पढ़ा है फोर्स क्या होता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि फोर्स इज एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। मतलब या तो हम धक्का लगाए या तो किसी को खींचे, उसको हम फोर्स बोलते हैं। मगर यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन इसमें थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर देखोगे तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। किसी भी दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन करना, इसको हम फोर्स बोल सकते हैं। अब इंटरेक्शन किस तरह से हो सकता है, या तो ये बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही हो, इस पे लगा रही हो, या तो ये बॉडी इस पे लगा रही हो। और दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी दैट ट्राइज टू चेंज द मोशन ऑफ अदर बॉडी। ये क्या है? ये एक एक्शन है किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे। ये एक एक्शन है किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे दैट ट्राइज टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, जो कि दूसरे बॉडी की मोशन को चेंज करना चाहती है। ये क्या है? ये इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन another body that tries to change the motion of the other body। तो इसका मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी। कोई एक बॉडी है, मान लेते हैं हम ए, एक दूसरी बॉडी है बी। तो ये जो है किसी बॉडी ए का एक्शन है बॉडी बी पे, अनदर बॉडी पे, दैट ट्राइज टू चेंज द मोशन ऑफ द अदर बॉडी। हम मान लेते हैं कि ये बॉडी बी जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और ये बॉडी हमारा ए जो है इधर आके यहां पे रहता है। तो ये जब आके बी इससे टकराएगा तो ये या तो इसके स्पीड को कम करेगा या तो इसको रोक देगा। तो क्या किया? ए ने बी के मोशन को चेंज किया। तो इसलिए हमने क्या बोला कि ये जो ए है, ये इसने क्या किया? किसी अनदर बॉडी के मोशन को चेंज कर दिया, या तो इसके स्पीड को कम कर दिया। अगर इसका वेट इससे कम होगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, और अगर इसका वेट इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये रुक जाएगा, ये बॉडी रुक जाएगा। तो क्या हुआ? मोशन कम हो गया, सॉरी, इसके मोशन को इसने चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया फोर्स। अब जैसे एक कोई बॉडी है ए, नीचे बॉडी है, एक और बॉडी है, इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी। ठीक है, अब इसको जब हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये जो ए बॉडी और बी बॉडी, ये क्या करेगा? एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये हमारा फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए इस वाले केस से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या फोर्स स्केलर क्वांटिटी। तो हमें सबको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो तीन चीज हमेशा याद रखनी। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये क्या होता है कि किसी बॉडी पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा हो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है लाइन ऑफ एक्शन।
अब जैसे ये इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा हो, ये फोर्स एफ है। अब ये क्या होगा, ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यहां से फोर्स लग रहा है तो बिल्कुल इसी के जो आगे लाइन होगा, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला जो फोर्स होगा उसके आगे जो डॉटेड लाइन होगा उसी के लाइन ऑफ एक्शन, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। तो इस लाइन ऑफ एक्शन की क्या खास बात है कि इसमें जो ये फोर्स है, इस लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मतलब इस फोर्स को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस फोर्स को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, जो इसका क्वांटिटी होगा वो सेम होगा। ठीक है, और तीसरी चीज है मैग्नीट्यूड। इस पे तो खैर डिपेंड करेगा ही कि कितना ज्यादा फोर्स है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो इससे मतलब टॉपिक चेंज नहीं हुआ, अभी वही है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये एक प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि कोई एक बॉडी अगर है, इस पे ये फोर्स लग रहा है F इस पॉइंट पे, और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। वैसे अभी मैंने ये बात आपको बता भी दी थी, वही ये प्रिंसिपल है। ये बॉडी है, यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसके किसी भी पॉइंट पे, मैंने पॉइंट ले लिया, मैंने एक यहाँ पॉइंट ले लिया, मैंने एक यहाँ पॉइंट ले लिया, इस लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे फोर्स का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ भी F रहेगा, यहाँ भी F रहेगा, बस यही बोलता है। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है इसका डेफिनेशन। अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force, application of the force can be moved anywhere along the line of action of force without changing the external effects of the force on the body। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कैन बी मूव्ड, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। हम लोग इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कहीं भी मूव कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन में। ये नहीं कि इस पॉइंट को यहां मूव कर, यहां नहीं कर सकते, इसके लाइन ऑफ एक्शन में ही हम कहीं भी मूव करते हैं, चाहे यहां मूव कर दे, यहां मूव कर दे, चाहे यहां ले आए इसको। ठीक है, ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट्स, इसके एक्सटर्नल इफेक्ट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। तो क्या मतलब हुआ कि हम इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को इसके लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसके एक्सटर्नल इफेक्ट्स पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब कि ये जो फोर्स है यहां लगा रहे हैं, अगर हम इस फोर्स को उठा के यहां लगा दें तब भी वही रहेगा इसका एक्सटर्नल इफेक्ट। अगर हम इसको उठा के यहां लगा दें तब भी वही रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसी में एक चीज हम आपको बता रहे हैं इसके आगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी। तो गाइस अभी हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ बॉडी
अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वो उस लाइन ऑफ एक्शन पे कोई भी अगर पॉइंट ऑफ लिए तो उस पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ इस पे देखते हैं करके। जैसे कि मान लेते हैं मैंने ये एक बॉडी ली है, इस पे मैंने इधर से एक फोर्स लगाया और इसी लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने एक उल्टे डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है इसका। ठीक है, तो अब इस बॉडी में आप बताइए इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों फोर्स का, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये इसका क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स। और ये बताइए इसमें इंटरनल इफेक्ट क्या है इसका। जैसे ये बॉडी अगर ये इसमें कौन सा लगेगा स्ट्रेस, कौन सा लगेगा, इसमें टेंशन हो रहा है तो इसमें क्या कौन सा स्ट्रेस लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो ये और ये इसका क्या है, ये इसका इंटरनल इफेक्ट है। इसको हम लोग फर्स्ट केस मान लेते हैं। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, हम बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, लाइन ऑफ एक्शन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो इस केस में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा है तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, इसलिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वेलोसिटी भी 0 होगी और एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सटर्नल इफेक्ट हो गया। और इस केस में क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब इसमें कौन सा स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, ये क्या है इसका इंटरनल इफेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स होता है वो, उसमें एक्सटर्नल इफेक्ट जो होता है वो सेम होता है। तो देखिए इस केस में क्या एक्सटर्नल इफेक्ट बिल्कुल सेम है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 है, जबकि जो इंटरनल इफेक्ट है टेंसाइल स्ट्रेस इसमें है, और इसमें कौन सा स्ट्रेस है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात समझ आएगी, एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और इंटरनल इफेक्ट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे से कंसेप्ट से। अब हमारा अगला टॉपिक है मोमेंट, या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, फोर्स की वजह से मोमेंट लग रहा। ठीक है, तो क्या होता है मोमेंट, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स is the measure of tendency of the force to rotate a body about a particular point or axis। तो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द मेजर ऑफ, मोमेंट ऑफ फोर्स तो क्या है, वो एक मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट है, तो टेंडेंसी ऑफ फोर्स, फोर्स की एक टेंडेंसी होती है, उस चीज का ये मेजरमेंट है। कौन सी टेंडेंसी, टू रोटेट द बॉडी अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एनी एक्सेस। मतलब मोमेंट जो है वो मेजरमेंट है फोर्स की एक टेंडेंसी का। कौन सी टेंडेंसी का, तो वो टेंडेंसी जिसकी वजह से फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये इसका एक मैंने पॉइंट मान लिया, अब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना। ठीक है, ये समझ गए, टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एक्सेस, किसी एक पॉइंट या किसी एक एक्सेस के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी को वो जो मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए आप। और जैसे कि अब आपको ये बता देते हैं कि इसका डायग्राम को समझा देते हैं
जैसे कि हमारी एक बॉडी है, ठीक है, मान लिया मैंने इसको यहाँ पे एक फिक्स यहाँ पे पिन जॉइंट लगा दिया, ठीक है, और यहां से हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एफ। अब क्या होगा, हमारा जो मोमेंट होता है, वो मोमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है, मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। एफ इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स है, डी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर डिस्टेंस। अब कौन सा डिस्टेंस, ये हमारा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये फोर्स यहाँ लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर, अब जैसे इस पॉइंट के, ये हमारा पॉइंट है, अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये से मान लेते हैं एस, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, मोमेंट समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, इससे समझ में आ गया। ये तो ये वाला किसी एक पॉइंट के अबाउट, अब क्या होगा, तो जैसे ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं इसमें, ये पॉइंट हमारा फिक्स है। अब इस पॉइंट को फिक्स करके हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बॉडी इस तरह से मूव करेगी, ये बॉडी रोटेट करेगी, इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, है ना। और ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसीलिए हम आपको एक और चीज बताते हैं कि मोमेंट कितने टाइप का होता है। तो मोमेंट जो है हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जैसे कि ये नाम से समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, है ना, ये क्लिक है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, ये क्लॉकवाइज मोमेंट, तब तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे। और हमेशा हम लोग जो हमारा जो साइन कन्वेंशन है उसमें हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे ये बॉडी हमारी है, क्लॉकवाइज में हम ऐसे घूम रहे तो ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे रोटेट करें तो हम क्या बोलेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। और इसको हम हमेशा पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक चलते हैं, तो अब हम हमारा अब अगला टॉपिक हम समझते हैं जो कि है मोमेंट ऑफ अ कपल। अभी हमने मोमेंट समझ लिया, मोमेंट क्या था हमारा, कोई एक बॉडी थी, ठीक है। अब जैसे ये मैंने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक मैंने पिन जॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे थे तो क्या हो रही थी, बॉडी ऐसे रोटेट कर जा रही थी। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिन जॉइंट नहीं भी लगाया, ये एक बॉडी है सिर्फ, मैंने यहाँ पे मैं अगर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या होगी, ऐसे रोटेट करेगी। और क्या होगा, ये बॉडी थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी करेगी और रोटेशन भी करेगी। ये बॉडी थोड़ी सी पहले आगे भी बढ़ेगी और रोटेट करते हुए इस तरह से बढ़ेगी बॉडी आगे, ठीक है, रोटेट भी करेगी और थोड़ी सी आगे भी बढ़ेगी। उसमें क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन भी हो रहा था प्लस रोटेशन तो हो ही रहा था, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ अ कपल। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, ये हमने क्या किया, एफ यहां लगाया और एफ यहां लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में ट्रांसलेशन मतलब इस दोनों कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, और सिर्फ यहाँ पे रोटेशन होगा। ये जो फोर्स है ये मोमेंट इधर लगाएगा, तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से मोमेंट ऐसे लगेगा। तो ये बॉडी सिर्फ रोटेट करेगी, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे और ऐसे। उस केस में क्या हो रहा था, उसमें सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, तो उसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा था। मगर इसमें दोनों साइड से फोर्स लग रहा है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए सिर्फ क्या हो रहा है,
सिर्फ रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ रोटेशन, ओनली रोटेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग इस केस को हम लोग प्योर रोटेशन बोलते हैं। जब भी हमारा मोमेंट ऑफ अ कपल आएगा तो हमारा क्या हो सकता है, हम क्या बोल सकते हैं, प्योर रोटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इसका एक लाइन लिख लीजिए जिससे आप लोगों को याद रहेगा, मैं लिखवा देता हूं आपको कि इन दिस केस द लीनियर translation of the body will be 0 because the forces will cancel out each other, but only moment will act and body will only rotate। अब क्या होगा इसका मतलब, इन दिस के इस केस में क्या होगा, मतलब मोमेंट ऑफ अ कपल वाले केस में क्या होगा, इन दिस केस द लीनियर ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0। जैसे मैंने बताया कि इसमें ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देगा, ये सिर्फ रोटेशन होगा, ठीक है। द लीनियर ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0 बिकॉज द फोर्सेज विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, तो ये दोनों आपस में और दोनों ऑपोजिट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। बट ओनली मोमेंट विल एक्ट, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मोमेंट एक्ट करेगा, इसमें सिर्फ मोमेंट एक्ट करेगा और इसमें सिर्फ मोमेंट एक्ट करेगा, एंड द बॉडी विल ओनली रोटेट। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन नहीं करेगा, ये बॉडी सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो होप आप लोगों को मोमेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से, मोमेंट ऑफ कपल सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ। मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब कायदे से बिल्कुल एक एक टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहा हूँ। आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों का सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है ये देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक फोर्स लगाया, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम इस फोर्स को यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। और इस फोर्स को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि एक पैरेललोग्राम का जो दो साइड है वो मान लेते हैं हम कोई फोर्स है ए और बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ए और बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। अब इसको प्रूफ कैसे करना है ये हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं, ये हमारा, इसको यहाँ दे देते हैं ए बी, इसको सी दे देते हैं डी एंड ई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है,
ठीक है। अब ये जो हमारा डायगोनल है, ये हमारा रिजल्टेंट, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा इसको हम मान लेते हैं F1 फोर्स, इसको हम मान लेते हैं F2। तो ये जो F1, जो ये क्या हो जाएगा, ये भी F1 हो जाएगा, ये क्या है, ये F2 है। अब इस F1 का जो हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BDE, ठीक है, इन ट्राइंगल BDE, इस ट्राइंगल में देखेंगे, इसमें क्या लगाएंगे हम, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो h क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, r है ये, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p क्या है इसका, F1 साइन थीटा का स्क्वायर, सॉरी r यहाँ पर, हाँ, प्लस, और बेस क्या है इसका, F2 प्लस F1 cos थीटा, F2 प्लस F1 cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा खुल जाएगा ये, प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, F1 साइन स्क्वायर प्लस F1 cos स्क्वायर, तो उसमें से हम क्या करेंगे, F1 स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका गामा निकालना है, वो ये एंगल निकालना है कि ये रिजल्टेंट जो है वो इस फोर्स से कितना एंगल बनाएगा। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम अब एंगल निकालेंगे, तो हम उसी ट्राइंगल को लेंगे वापस से, इन ट्राइंगल BDE, इसमें हम लगाएंगे tan थीटा, सॉरी अगर हम अल्फा निकाले तो यहाँ पे tan अल्फा लिखेंगे ना, p बाई बी होता है, तो इसको p क्या है, F1 साइन थीटा अपॉन बेस क्या है इसका, F2 प्लस F1 cos थीटा। तो ये हमारा इसका आ गया, इसमें तो अल्फा निकालना, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा उधर आगे, F1 साइन थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos थीटा। तो ये हमारा इसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, या तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ का मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाया, और ये हमारा इसका एंगल निकाल के दिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा छोटा